इस सोशल मीडिया और जेनजी वाली जनरेशन में हाउ यू हैंडल स्टूडेंट? एज ए एजुकेटर आपने सिर्फ फीस ले ली, एडमिशन करवा लिया, मतलब क्या लगता है आपका काम खत्म हो गया? उसकी पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है। बच्चे को जब कोचिंग में डाला जाता है तो पहले दिन ही उसे बता दिया जाता है कि तुम्हें एक दिन आईआईटी पढ़ के निकलना है। बच्चे रील्स में ज्यादा खुश रहते हैं रियल लाइफ से ज्यादा। रील्स में बच्चे क्यों खुश रहते हैं? रील्स के अंदर बच्चे को कुछ ऐसा मिलता है जो उसको रियल लाइफ में नहीं मिलता। पेरेंट्स का प्रेशर है, उसके पियर्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है। कभी कभी बच्चा अपने मन की बात बोल ही नहीं पाता है। हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है कि बच्चे का जो सही लेवल के ऊपर जो मापदंड जो है ना, वो लोग निकालने का तरीका सिर्फ मार्क्स। क्लास में लाए गए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाए गए मार्क्स ही क्या वो पैरामीटर है जहाँ पे डिसाइड होगा बच्चा काबिल है या नहीं? थॉमस अल्वा एडिशन को स्कूल से निकाला गया था। आज ये जो आप लाइट में बैठे हो ना, बिकॉज ऑफ हिम। दुनिया से 2% लोग चलाता है और वो 2% लोग टॉपर्स नहीं होता है। गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के मालिक कहीं के टॉपर थोड़ी है सर। कि स्कूल आज की तारीख में अटेंडेंस, डिसिप्लिन और यूनिफॉर्म की जगह है। सर टीचर खुद ही स्कूल सिस्टम को डुबाने में लगे। क्या ये सही है कि कुछ नंबर्स के लिए आप एक बच्चे को डिप्रेशन की तरफ पुश कर रहे हो? मैं समझता हूँ बच्चे के साथ अगर काम करना है तो उसके साइकोलॉजी के ऊपर काम करो। सर ये देखा गया है कि कोचिंग सेंटर आज की तारीख में लग्जरी ब्रांड बनते जा रहे हैं। बच्चे को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उसके पापा के पास पैसे नहीं है, बट एज ए एजुकेटर दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बच्चे तक में सही एजुकेशन पहुंचाऊं। जिस तरह खान सर बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, क्या बाकी कोचिंग सेंटर फ्री नहीं पढ़ा सकते? सर खान सर कहाँ फ्री में पढ़ा रहे हैं? अगर बच्चा घर बैठ के पढ़ सकता है तो आप यूट्यूब पे पढ़ा लो। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं ओके प्रेलिक, पावर बाय एसएन राइजिंग स्टार। गाइस, जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है AR कंसारा, लेकिन उन्हें पूरे अहमदाबाद में मैन ऑन मिशन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी चीजें अचीव करी है, फ्रॉम स्मॉल टू बिग। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और इतने सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं और इनके नंबर और इनके स्कोर और इनका जो अचीवमेंट है वो इनकी उम्र और इनके ओहदे से बहुत ऊपर है। आज हम इस पॉडकास्ट में उनसे बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे। हम बात करेंगे पेरेंटिंग पे, हम बात करेंगे लोगों के सवाल जो कोचिंग से रिलेटेड है। कोचिंग क्या बच्चों के लिए एक सीखने की जगह है या केवल पैसे भरने की जगह है? कोचिंग सेंटर इतने ड्रामे क्यों करते हैं? कोचिंग सेंटर में सिर्फ पैसा भरा जाता है या बच्चों की भी ग्रूमिंग और उनकी भी सफलता पे काम किया जाता है? हम बात करेंगे कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को कैसे हैंडल करना चाहिए। हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक बच्चे को अपना करियर ग्रूम करना चाहिए, सही कोचिंग कैसे पिक करे, गलत कोचिंग से कैसे बचे। माइंडसेट पे हम बात करने वाले हैं कि माइंडसेट क्या होना चाहिए और आपके इल्जाम आज हम डायरेक्ट पूछेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं मैन ऑन मिशन AR कंसारा जी का। स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इस साल आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। सर, मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप बहुत सारे बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, इस सोशल मीडिया और जेनजी वाली जनरेशन में हाउ यू हैंडल स्टूडेंट? एक्चुअली में सर बहुत सिंपल है ये चीज को करना, बिकॉज ऑफ कि एक चीज बहुत क्लियर है सर कि अगर आप बच्चों को कंट्रोल करोगे, हैंडल करना चाहोगे ना, तो बच्चे ना कंट्रोल में होने वाले ना हैंडल होने वाले। बच्चों के साथ एक्चुअली में एज अ इतना फ्रेंडली बिहेव करना है आपको कि बच्चे जो है ना वो आपके साथ आपकी हर बात मानने के लिए रेडी हो, और बच्चा क्या करना चाहता है ना वो समझ कर अगर आप बच्चे को गाइड करोगे ना प्रॉपर वे में, तो आप जो चाहते हो वही बच्चा करेगा। सर, ये देखा गया है कि आजकल बच्चों की एजुकेशन में टीचर और पेरेंट दोनों का बहुत बड़ा रोल है। आपको क्या लगता है कौन अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा है, टीचर या पेरेंट्स? पहले तो एक चीज मैं आपकी क्लियर करना चाहता हूँ कि टीचर या पेरेंट्स दो ऑप्शन नहीं है, दोनों का सही रोल होना चाहिए। ओके। क्योंकि पेरेंट एक पेरेंटिंग की नजरिए से बच्चे को देखेंगे और टीचर जो है वो एक टीचर की नजरिए से बच्चे को देखेगा। एज ए एजुकेटर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है कंपेरेटिवली पेरेंट। क्योंकि पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड है या सेकंड चाइल्ड है तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट एज ए एजुकेटर आपके पास बहुत सारे बच्चे पढ़ के गए हैं और आप मार्केट से कनेक्ट हो कि क्या सही है क्या गलत है, फ्यूचर में किसका डिमांड रहने वाला है, फ्यूचर में डिमांड किसका कम होने वाला है, तो उस हिसाब से आप बच्चों को गाइड कर सकते हो।
राइट? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि टीचर का रोल है या पेरेंट का रोल है, दोनों का इक्वल रोल है और अपनी-अपनी जगह पे वो रोल काम करता है। पर सर मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स ना बच्चों की लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपनी एक्सपेक्टेशन, अपने लाइफ की एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों के अंदर देखने लगते हैं और बच्चों को वो एक गोल बना के दे देते हैं कि बेटा तुम्हें ये अचीव करना ही करना है। चाहे हम आईआईटी की बात करें, नीट की बात करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें। क्या ये सही है सर? बिल्कुल ठीक सवाल। आपने क्या बोला? एक्सपेक्टेशन। करेक्ट। सर आपको पता है कि इंडिया में सुसाइड रेशियो बढ़ क्यों रहा है? वो और कोई नहीं बढ़ा रहा। एज़ अ एजुकेटर आप और एज़ अ पेरेंट आप बढ़ा रहे हो। क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ही स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस से डिप्रेशन आता है और डिप्रेशन से गलत ख्याल आता है और वहां पे बच्चा गलत कदम लेता है। तो क्यों एक्सपेक्टेशंस रखते हो? बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उस हिसाब से काम कीजिए और बच्चे की जो कैपेसिटी है उसको साथ में मिलके बढ़ाइए। एज अ पेरेंट आप और एज अ स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि पेरेंट जो बोल रहे हैं वो आपके लिए बोल रहे हैं और एज ए एजुकेटर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि स्टूडेंट को सही डायरेक्शन में उनको मोटिवेट करके उनको आगे बढ़ाए, नहीं कि उनके ऊपर स्ट्रेस आए ऐसा काम करें। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि एक्सपेक्टेशन से ही स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस से डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन से एंजाइटी आती है और बच्चा वहां पे गलत कदम ले लेता है। तो बच्चे के मोटिवेशन के लिए आपको बहुत बड़ा कदम लेना पड़ेगा। लेकिन सर इसका सॉल्यूशन है कहाँ पे? क्योंकि बच्चे को जब कोचिंग में डाला जाता है, तो पहले दिन ही उसे बता दिया जाता है कि तुम्हें एक दिन आईआईटी पढ़ के निकलना है और उसके ऊपर पहले दिन से ही इतना प्रेशर डाला जाता है, डिप्रेशन में तो वो आएगा ही। उसका क्या सॉल्यूशन है? सर बच्चे को पहले दिन से ये मत बताओ कि आईआईटी में जाना है, क्योंकि बच्चे को तो पता ही है कि मुझे आईआईटी में जाना है या नीट में जाना है, ओके। मतलब मेडिकल में जाना है या मुझे सीए करना है या मुझे अच्छा लॉयर बनना है। बच्चे को उसका गोल पता है, उसके बाद ही उसने पढ़ना शुरू किया है। पर सर बच्चे को वे बताओ कि वो वहां तक जाने का प्रॉपर वे कौन सा है। पर सर बहुत केस में ये देखा गया है कि बच्चे इतना प्रिपेयर नहीं होते कोचिंग में आने से पहले। प्रिपरेशन उनके पेरेंट्स की होती है। पेरेंट प्रिपेयर है कि मुझे अपने बच्चे को कोचिंग में डालना है, बच्चा प्रिपेयर नहीं है। आप ऐसा एनालिसिस करते हो एडमिशन लेने से पहले? जी बिल्कुल, बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि बच्चे की इच्छा नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए, बट पेरेंट की ऐसी इच्छा है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए। रीजन, क्योंकि बच्चा जो है ना वो अपने गोल के रिलेटेड इतना क्यूरियस नहीं है, उतना फोकस नहीं है, उसको पता नहीं है कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। पॉजिटिव और नेगेटिव कोचिंग के दोनों है। जैसे आपने बताया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने जैसे बोला कि भाई बच्चों के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, बट एक्चुअली में अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चा नहीं आएगा तो उसको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगा, उसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं मिलेगा, उसको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेराई करता है सर। बात तो सही है सर, लेकिन फिर पता लगाए कैसे कि बच्चा सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है? उसके लिए प्रॉपरली एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जैसे? जैसे कि एज अ एजुकेटर हुँ, आपने सिर्फ फीस ले ली, हुँ, एडमिशन करवा लिया, ठीक। मतलब क्या लगता है आपका काम खत्म हो गया? दोस्त वहीं से तो काम शुरू होता है, क्योंकि आपके वहां जब एडमिशन होता है तो कोई एक बच्चे का एडमिशन नहीं होता है, उसकी पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है। हुँ, तो सर ये मेरी साइकोलॉजी है कि जब बच्चा हमारे वहां एडमिशन लेता है ना, तो वो बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है, उसके पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो आप बच्चे का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बच्चे सही में उसका जो गोल है, वो गोल के ओरिएंटेड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज एजुकेटर। लेकिन सर बच्चा जब एडमिशन लेता है ना, उस पे प्रेशर भी तो आप समझिए। पेरेंट्स का प्रेशर है, उसके पीयर्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है। कभी-कभी बच्चा अपने मन की बात बोल ही नहीं पाता है। उसे इस बात का डर होता है कि पापा क्या सोचेंगे? उसे इस बात का डर होता है सोसाइटी क्या बोलेगी? मेरे मामा के लड़के ने बड़ा अच्छा कोर्स किया है, मैं अगर फेल हो जाऊँगा तो मैं इनसे बात कर पाऊँगा या नहीं? तो वहाँ पे बच्चे को आइडेंटिफ़ाई करे कैसे? क्योंकि वो तो बेचारा डरा हुआ है। आपको एक चीज पता है सर, बच्चे रील्स में ज्यादा खुश रहते हैं रियल लाइफ से ज्यादा। करेक्ट सर, आजकल तो सोशल मीडिया का ही ज़माना है सर। रील्स में बच्चे क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि रील्स के अंदर बच्चे को कुछ ऐसा मिलता है जो उसको रियल लाइफ में नहीं मिलता। करेक्ट, करेक्ट। मैंने कभी ऐसा भी देखा है सर, बच्चे के साथ कभी-कभी गोस्ट की तरह बिहेव करते हैं। हुँ, बच्चे को इग्नोर करके चलते हैं। हुँ। क्योंकि बच्चे, जब आपको कोई इग्नोर करेगा आप क्या करोगे? आप फ्रेंड सर्कल ढूँढोगे। करेक्ट। आप आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपको अच्छा लगे उसके लिए आप फ़ोन में देखोगे। करेक्ट। तो बच्चे की गलती नहीं है वो।
बच्चे की एनवायरनमेंट की गलती है कि एज अ पेरेंट, क्या आपने कभी आपके बच्चे के साथ बैठ के बात करी? बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेव करोगे ना, तो बच्चा जो चाहे वो रिजल्ट लाके दे सकता है। और एज ए एजुकेटर, आपका काम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पढ़ाना नहीं है। पढ़ाने के लिए तो बच्चा खुद किताब से खुद भी पढ़ सकता है। बच्चा स्कूल में भी जाता है पढ़ने के लिए, वो आपके पास क्यों आता है? वो आपको समझना पड़ेगा। तो सिर्फ पढ़ाने से आजकल के बच्चे को आप लाइफ में सक्सेस नहीं हासिल करवा सकते। अगर बच्चे को लाइफ में सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको 360 डिग्री के ऊपर काम करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। सर, अभी अभी आपने मेंशन किया एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर, कौन से वाला एनवायरनमेंट इम्पैक्टफुल है? बच्चा 3 जोन में रहता है, पहला उसका होम, स्कूल एंड कोचिंग। कौन सा एनवायरनमेंट है जो बच्चे को अच्छे से ग्रूम करेगा? सर, तीनों के तीनों अपनी अपनी जगह पे सही है। आपका पहला क्वेश्चन था उसका होम। अगर घर के अंदर एक ऐसा एटमोस्फियर है जहां पे सिर्फ लड़ाई झगड़े हैं, जहां पे टेंशन है, एंजाइटी है, तो बच्चा वो नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट द वाइब्स। करेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट द वाइब्स। आप मंदिर में जाते हो तो कभी आपको टेंशन हुआ? नहीं। नहीं। आप मंदिर में जाते हो तो कभी भी ऐसा डर लगा कि यहाँ पे मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि वहां की एनवायरनमेंट, वहां का वाइब्स। तो घर के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि जहां पे बच्चा बहुत रिलैक्स फील करे, जहां पे बच्चा बहुत खुश रहे। बच्चों के साथ एक ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि जहां पे बच्चा जो है ना, वो अपनी लाइफ के अंदर एक स्पेशल इंसान है, ऐसा फील हो उसको। सर, आपकी बातों से मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा हिंट मिल रहा है कि सिर्फ अकेले बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, पेरेंट्स की भी इनमें बहुत गलती है क्या? पेरेंट्स की गलती नहीं है, बट पेरेंट्स की गलती जरूर है। मैंने क्यों ऐसा डायलेमा वाला आंसर दिया? पेरेंट्स इंटेंशनली ऐसा नहीं करना चाहते, बट पेरेंट्स के आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, Correct. उनका जो प्रोफेशनल प्रेशर हो गया, पर्सनल लाइफ का प्रेशर हो गया, वो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर निकालते हैं। तो सर, ये पेरेंट्स को कौन पढ़ाएगा, कौन सिखाएगा? एज ए एजुकेटर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों के लिए क्लासेस होते हैं ना, वैसे पेरेंटिंग के लिए सेमिनार वगैरह होने चाहिए कि प्रॉपर पेरेंटिंग कैसे करनी है। राइट। क्योंकि हम पेरेंट को सिखा नहीं सकते, क्योंकि वो उनके बच्चे हैं, उनको हमसे ज्यादा आता है। और मैं तो पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर गॉड फॉर मी। तो मैं भगवान को सिखा नहीं सकता। बट अभी का जो टाइम है वो इतना खराब टाइम चल रहा है, इतना प्रेशर वाला टाइम चल रहा है, हर तरफ से रोज नई सुबह पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए एक नई मुश्किल लाके रखती है, चाहे वो उनकी रियल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। तो वहां पे उनको अलाइन रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। सर, आप ये डर की वजह से तो नहीं कह रहे हो कि पेरेंट्स बुरा मान जाए और फिर आपके खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कोई डर नहीं है। मैं बहुत कटु बोलता हूँ। मैं जब बोलता हूँ मैं बहुत कटु बोलता हूँ। और अगर मेरे बोलने की वजह से किसी को बुरा लगता है तो मैं हाथ जोड़कर उनकी माफी भी मांगता हूँ, सॉरी भी बोलता हूँ। बट आज के जमाने में स्टूडेंट्स का फेलियर वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहला पेरेंट्स और दूसरा एजुकेटर। और सर, फेलियर का पैरामीटर क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नंबर कम आए तो बच्चा फेल है। क्या नंबर ही, क्लास में लाए गए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लाए गए मार्क्स ही, क्या वो पैरामीटर है जहाँ पे डिसाइड होगा बच्चा काबिल है या नहीं? सर, वो तो हमने और हमारी सोसाइटी में ये पैरामीटर डिसाइड किया है। थॉमस अल्वा एडिशन को स्कूल से निकाला गया था। आज ये जो आप लाइट में बैठ रहे हो ना, बिकॉज ऑफ हिम। क्या आइंस्टाइन ने वो लेवल की स्कूल में पढ़ा है, वो लेवल का एजुकेशन लिया है? नहीं। फिर भी वो एक साइंटिस्ट है। इलॉन मस्क, हम सभी को पता है कि इलॉन मस्क कितने पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा एक गलत मिथ चल रहा है कि मार्क इज इक्वल टू रेपुटेशन और मार्क्स इज इक्वल टू सक्सेस। करेक्ट। बट ये बिल्कुल गलत है। और मैं दावे के साथ बोलता हूं कि ये पूरी दुनिया सिर्फ 2% लोग चलाता है, और वो 2% लोग टॉपर्स नहीं होते हैं। टॉपर्स लोग तो उनके वहां पे जॉब करते हैं। आपने कभी ऐसा देखा कि कोई भी बड़ी कंपनी का मालिक, ऑनर, सीईओ, वो बहुत टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है? नहीं। नहीं। तो फिर आप मुझे बताओ कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो क्या आपको लगता है कि मार्क्स ही सक्सेसफुल इंसान की ओर ले जा सकते? गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के मालिक कहीं के टॉपर थोड़ी है सर। नहीं, तो जरूरी तो नहीं है कि अगर आपको टॉप पे पहुंचना है तो टॉपर बनो।
करेक्ट। आप ले लो एग्जाम्पल, सबके चाहिए सबके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी। राइट सर। हम सभी ने देखा है उनकी स्टोरी के अंदर, आप सभी को पता है कि स्तंभ के पीछे वो खड़ा रह के जो दिमाग चलाते हैं, हम्म। वो किसी ने सोचा भी नहीं होता है, वो उनके माइंड में वो गेम प्लान रहता है। हम्म। सर अगर टॉपर बनना है ना, तो सबसे पहले माइंडसेट और अपने स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप टॉपर ऑटोमेटिक अपनी लाइफ के अंदर टॉपर बन सकते हो। सर इससे मुझे ये भी समझ आ रहा है कि कोचिंग मतलब टीचर का बहुत बड़ा रोल है। सही कोचिंग आइडेंटिफाई कैसे करें? क्योंकि आजकल तो बहुत सारे, माफी चाहूंगा, बहुत सारी दुकानें खुली हुई है सर। हर जगह आप पैसा लेके जाओ, कहीं पे भी एडमिशन मिल जाता है। सही टीचर, सही कोचिंग कैसे फाइंड आउट करें? सही टीचर और सही कोचिंग फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको वहां पे जाके एडमिशन की इंक्वायरी नहीं करनी है। ओके। आपको वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के नीचे खड़ा रहना है, और जब बच्चे आते जाते हैं ना, तब बच्चों का बिहेवियर देखना है। ओके। क्योंकि कोचिंग के अंदर सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं होता है। बच्चों के माइंडसेट के ऊपर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट काम करे, बच्चों के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करे, बच्चों को रियल लाइफ एजुकेशन के बारे में समझाए, बच्चे को सेल्फ एजुकेट करे। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों का 360 डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगा, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए सही है। फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके आपके 2-5 नंबर कम आए ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको आगे बताया कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो कभी भी मार्क्स से सक्सेसफुल नहीं होता जाता। लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो माइंड सेट से सक्सेसफुल होया जा सकता है। क्योंकि मार्क्स से बच्चा बड़ा होता है, बट अगर हमारी सोसाइटी के अंदर बच्चे को माइंडसेट से अगर हम बड़ा करेंगे ना, तो सोसाइटी के साथ पूरी दुनिया भी बदल सकता है। तो सर किस बात पे फोकस करें, कामयाब होने पे या काबिल होने पे? आपने तो वही डायलॉग लगा दिया 3 इडियट वाला। बच्चों को हमेशा एक ही चीज के ऊपर फोकस करवाइए, वो है उसका माइंडसेट। ओके। अगर बच्चे का माइंडसेट ठीक है ना, तो बच्चा ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाएगा। आप लोग गलत ड्रेस में लगे हो बच्चों की मार्क्स के, पर बच्चों को ये मत सिखाओ कि मार्क्स कैसे लाने हैं, बच्चे को ये सिखाओ कि मार्क्स क्यों लाना है। ओके। बहुत माइनर डिफरेंस है ये दोनों के बीच में। मार्क्स कैसे लाने हैं और मार्क्स क्यों लाने हैं। जिस दिन बच्चा मार्क्स क्यों लाने हैं पे शिफ्ट हो गया ना, उस दिन बच्चों को आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा आपको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, आपको 15 घंटे पढ़ना है या आपको 12 घंटे पढ़ना है। उसकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बाहर निकलने लगेगी। सब बात तो आपकी सही है, लेकिन ये सब चेंजेस कोचिंग सेंटर में तो हो जाते हैं, स्कूल में नहीं आ पाते हैं। तो देखा गया है कि आज की तारीख में बच्चे कोचिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और स्कूल पे ध्यान देना छोड़ दिया लोगों ने। मैंने तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं सर, जो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल से निकाल के एवरेज स्कूल में डाल देते हैं और फिर उसे कोचिंग पे लगा देते हैं कि बेटा यहाँ पे केवल पास हो जाओ, कोचिंग में रिजल्ट लिया। क्या ये सही है सर? ये पेरेंट की गलती है सर, अच्छा। और एज अ स्कूल वाले की भी गलती है। कैसे? स्कूल वाले वो नहीं समझाते हैं कि एक्चुअली में वो लोग क्या काम कर रहे हैं। पेरेंट को ऐसा लगता है कि स्कूल में कुछ नहीं करवाते, बट एक्चुअली में स्कूल वाले फाउंडेशन रखते हैं बच्चों के अंदर। आज बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जा रहा है, वहां पे किताबों के नॉलेज के बारे में बताता है, बट स्कूल में किताब के अलावा जो बहुत कुछ बताते हैं ना, वो पेरेंट को नहीं पता है। क्योंकि बच्चा घर जाके तो झूठ बोलता है पेरेंट्स से कि स्कूल में कुछ नहीं करवाते, हमारे स्कूल में सिर्फ बिठा के रखता है, स्कूल वाले टीचर तो ऐसे है, स्कूल में वैसे हो रहा है। बट गलत है। स्कूल वाले को वो अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर सिर्फ पढ़ाया जाता है, बट स्कूल के अंदर बच्चों के अंदर पीटी मतलब कि फिजिकल एजुकेशन के बारे में उन लोगों को नॉलेज देते हैं, डिसिप्लिन के बारे में उन स्कूल के अंदर समझाते हैं। रियल कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो स्कूल में समझाया जाता है, और फिर वो जो कॉन्सेप्ट को रिफाइन करने का काम है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। सर इस बात पे ना मैं 100% एग्री करूंगा। जब मैं ये सवाल आपके लिए बना रहा था ना, तो एक सवाल मेरे पास ये भी आया कि स्कूल आज की तारीख में अटेंडेंस, डिसिप्लिन और यूनिफॉर्म की जगह है, बाकी सारा काम तो कोचिंग वाले करते हैं। बच्चा पास भी उनकी वजह से हो रहा है, कामयाब भी उनकी वजह से हो रहा है। गलती क्या आपको लगता है सच में स्कूल वालों की है? क्या वहां पे टीचर्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, या टीचर खुद ही स्कूल सिस्टम को ऐसे डुबाने में लगे हुए हैं? सर टीचर खुद ही स्कूल सिस्टम को डुबाने में लगे हैं। कैसे? बिल्कुल सिंपल सी बात है सर। स्कूल में जो काम हो रहा है वो तरीके से टीचर पोर्ट्रे करते ही नहीं है जो अपने खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट में करते हैं। आज 90% से भी ज्यादा टीचर
स्कूल में ऐसा है कि हम्म। जो स्कूल में पढ़ाते हैं उसके बाद भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है। करेक्ट। तो क्यों चलाना है? या तो स्कूल में पढ़ाओ या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाओ। क्योंकि आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छा पढ़ाते हो और वही कंटेंट आप वही लेवल के ऊपर अगर आप स्कूल में पढ़ाओगे तो बच्चे कोचिंग में आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे स्कूल में आपने सिखा ही दिया है, तो वो आपके ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्यों आता है? मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि जो टीचर स्कूल में पढ़ाता है वही टीचर के साथ बच्चा वापस से जाता है। सर वजह मैं बता देता हूँ ना आपको। एक टीचर जब स्कूल में पढ़ा रहा है तो उस बेचारे को 30,000 रुपए महीना मिलते हैं। वही टीचर जब कोचिंग में आता है तो लाख रुपए महीना कमा रहा है। क्या टीचर पैसे कमाए इसमें गलत है? टीचर पैसे कमाए वो गलत बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द फैसिलिटी। ओके। पेरेंट और स्टूडेंट को ऐसी फैसिलिटी चाहिए कि आफ्टर स्कूल भी उनको एजुकेशन लेना है, कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन लेना है और डीप लर्निंग में जाना है। ओके। स्कूल में 40 मिनट्स के लेक्चर्स होते हैं, करेक्ट। तो टीचर जो 40 मिनट्स में करना चाहते हैं वो बेस्ट करते हैं। हाँ। बट यहाँ पे है ना, पेरेंट की और स्टूडेंट्स को एक आई ओपनिंग इवेंट में आपको बताता हूँ और एक बात बताता हूँ कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो टीचर के साथ स्कूल में पढ़ते हैं वही टीचर के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं। क्यों जाना है? अगर वो सर और वो टीचर की एजुकेशन की स्टाइल और पढ़ाने का तरीका आपके बच्चे को स्कूल में 40 मिनट में समझ आ ही जाता है, तो वो टीचर के पास जाने की क्यों जरूरत है? हम्म। दो दो रीजन हो सकते हैं उसके। या तो टीचर बोलता है कि आप मेरे वहां पे नहीं आओगे तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दूंगा, होता है सर, होता है। मैं इंटरनल मार्क्स नहीं दूंगा। हाँ। ये रीजन है। बट क्या क्वेश्चन पेपर देने से आपका बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बन जाएगा? नहीं। इंटरनल मार्क की वजह से, इंटरनल मार्क का वैल्यू क्या है गुजरात के सिस्टम के अंदर, गुजरात बोर्ड के अंदर सिर्फ 20 मार्क। हम्म। तो क्या आप आपके बच्चे को 20 मार्क के प्रेशर की वजह से आप एक ऐसे एजुकेटर के पास भेजोगे कि जो आपके बच्चे को डरा धमका के काम कर रहा है? या आपकी वहां पे थोड़ी ग्रिडीनेस है कि अगर वो सर का ट्यूशन रखवा लिया या कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले गए तो हमें इंटरनल अच्छे मिल जाएंगे, इंटरनल अच्छे मिलेंगे तो बच्चे का स्कोर बढ़ेगा। तो क्या जो बच्चा वो सर के पास ट्यूशन नहीं रखवाता, क्या वो सर उनको इंटरनल में फेल करता है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ वेरिएशन रहता है ना, 2 से 3 मार्क का रहता है। करेक्ट। और सब टीचर ऐसे नहीं है, मार्क माई वर्ड्स, सब टीचर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। होंगे कुछ गिने चुने 2-5 लोग कि जो बच्चे को ऐसा करते हैं, तो उसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन, तो ये तो सर आईटीआई करो, जो इंटरनल्स मिले हैं उसके पैरामीटर्स देखो और हमारे गवर्नमेंट कचहरी में जाके आप पूछ सकते हो कि इंटरनल कौन से बेसिस के ऊपर दिया है। तो वहां पे मैं आपको सही बताऊं, सारे टीचर एक जैसे नहीं है। ओके। कोई एक आध दो टीचर की वजह से ये पूरी सिस्टम खराब हो रही है। ये तो सर मतलब बच्चों को डरा के धमका के जबरदस्ती अपनी ट्यूशन में बुलाने वाली बात हो गई। जी बिल्कुल, और ऐसा होता है डरा धमका के, मतलब एक बच्चे को बोल देते हैं कि आप हमारे वहां पे आओ, हम आपको इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करेंगे। करेक्ट, होता है सर। होता है। सर बचपन से ही शुरू हो जाता है। 4th-5th क्लास से बच्चों को ये बोल दिया जाता है कि जो टीचर पढ़ा रहे स्कूल में उनका ट्यूशन लगवा लीजिए। गुप्ता जी पढ़ाते हैं, उनके ट्यूशन में आप आ जाइए। तो गुप्ता जी उस बच्चे को पूरे नंबर देते हैं, पार्शियलिटी होती है सर। और मैं वही बोल रहा हूँ कि वो जो पार्शियलिटी होती है ना, वहां पे पेरेंट और स्टूडेंट को उसके सामने आवाज उठाना पड़ेगा। कैसे? सिंपल सी बात है ना, आप सिस्टम में जाइए। हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, आईटीआई का हमारे पास गवर्नमेंट में एक एक्ट है। अच्छा। गुजरात के अंदर जो कचेरी है, डीईओ ऑफिस जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, वहां पे आप जाइए और वहां पे उनकी कंप्लेन कीजिए। आपकी कंप्लेन सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? बट एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऐसा नहीं करे स्टूडेंट के साथ। और सर अगर इन सारी बातों से परेशान होके बच्चे को फेल कर दिया फिर? ऐसा होगा ही नहीं सर। क्यों? सिंपल सी बात है, आपको पता है ना आपके बच्चे में क्या कैलिबर है। हाँ। और आपको पता है कि आपका बच्चा जो सफर कर रहा है ना, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट, उसके पीछे वाले बच्चे सफर ना करें। राइट। क्योंकि आपके बच्चे का तो जो होना है वो हो ही रहा है, बट उसके पीछे वाले बच्चे भी यही सारी दिक्कतों से गुजरते रहेंगे। तो सोचिए कि जैसे आपके बेटे का जो खराब हुआ, जो हालत है, वो ऐसे कितने सारे बच्चों की होगी। और सिंपल सी बात है, अगर कोई टीचर ऐसा कर रहा है ना, आप उसके स्कूल के मालिक के जाके साथ बात कर सकते हो, जो ट्रस्टीज है, या प्रिंसिपल के जाके भी साथ बात कर सकते हो। अगर वहां पे जाके भी कोई एक्शन नहीं लिया तो आप सिंपल एलसी ले लो। राइट। क्यों पढ़ना है वो सिस्टम में, क्यों पढ़ना है वो स्कूल में, जो स्कूल आपकी आवाज नहीं सुनती है? सर बात तो आपने बहुत पॉइंट की बोली है, लेकिन इन सारी चीजों में ना कोचिंग सेंटर को बुरा बना दिया जाता है। सर अगला सवाल मेरे पास जो है वो पब्लिक का है। पब्लिक ये बोलती है कि आज की तारीख में
जैसे ही बच्चा 14 साल का होता है, मतलब 7th 8th क्लास में आता है, तो ये कोचिंग सेंटर वाले ना गिद्ध की तरह उस पे नजर रखते हैं और ये सोचते हैं कि इसे फटाफट पकड़ लो, और उनके पेरेंट्स को ना नए नए सपने दिखा के, ये सपने बेच के उनसे पैसे ले लेते हैं। सर क्या ये आपको आपने गलत वर्ड यूज किया। सपने बेचते नहीं है, वो ऐसा- सपने अचीव करवाते हैं। हाँ, मतलब मेरा मतलब वही था। नहीं मतलब, देखो सपने बेचना और सपने अचीव करवाना, ये दो चीज में बहुत फर्क है। मैं मानता हूं सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं कि सपने अचीव करवाने में फोकस करते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जो सपने बेचते हैं और फिर जो कमिटमेंट देते हैं ना, वो आउटकम नहीं मिल पाता पेरेंट और स्टूडेंट को। तो वहां पे तो पेरेंट्स और स्टूडेंट को एक्शन लेना चाहिए कि वहां पे दूसरी बार ना जाए, या तो कोई जाए वहां पे तो उनको रोकना पड़ेगा। बट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट सही में मेहनत करके उनकी सारे सपने को अपने समझ के और अपना सपना मान के उनको अचीव करवाने में मदद करते हैं ना, तो उनका एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। सर 7th क्लास में कोचिंग शुरू हो जाए, आप इसके फेवर में अगेंस्ट है? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जितना जल्दी आप कोचिंग शुरू करोगे ना, उतना जल्दी आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे। क्योंकि हमने देखा है कि जिस हिसाब से जमाना बदल रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, बच्चों के अंदर डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एज अ पेरेंट आपका ये फोकस होना चाहिए कि आपका बच्चा एजुकेशन के अंदर मैक्सिमम फोकस करे, और जितना हो सके इतना जल्दी फोकस करेगा ना, तो जब उसका पीछे का एज आएगा, मतलब जब उसका आफ्टर 12th एजुकेशन होगा, तब उसको बहुत बेनिफिट होगा। आप एक एग्जांपल ले लो कि आप फर्स्ट डे साइकिल पे बैठे और जो कॉन्फिडेंस है, क्या आपका वही कॉन्फिडेंस आप 15वें दिन बैठोगे वहां पे होगा? ऑफकोर्स नहीं, ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। तो जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी आपको लेटर स्टेज के अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सर कोचिंग में ये देखा गया है कि जो बच्चे टॉप कर रहे हैं उन्हें ज्यादा फेवर किया जाता है, और जो बच्चे टॉप नहीं कर पा रहे, जो बेचारे अच्छे नंबर नहीं ला पाए, उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा है सर। सर ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में जो टॉप कर पा रहे हैं ना, उन लोगों को तो वो लोग एक मार्केटिंग एजेंडा की तरह इस्तेमाल करते हैं। बट क्या वो बच्चों का, कि जो बच्चे ने 50% से 85% तक पहुंचा है, भले वो टॉप नहीं किया, बट मेरी नजर में तो वो टॉपर है। हाँ, राइट सर। और जो आजकल के टाइम पे हम लोगों ने देखा कि जो बच्चा एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा, वही बच्चे का रिजल्ट अच्छा आया, दूसरे दिन आप पेपर देखोगे तो वही बच्चा दूसरे इंस्टीट्यूट के फ्रंट पेज पे होगा, तीसरे दिन वही बच्चा तीसरे फ्रंट पेज पे होगा, चौथे दिन वही फ्रंट पेज पे वही बच्चा आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वहां पे ही तो लोगों को, जैसे आपने बोला ना पब्लिक, तो पब्लिक को बोलने का मौका मिलता है, और वहां से ही जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर जो विश्वास न होने वाली बात वहां पे जाके हो जाती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही बच्चा 4 इंस्टीट्यूट से पढ़े? बच्चे के पास है 24 घंटा, उसके अंदर 8 घंटा वो सोने में लगाता है, 2 घंटा वो खाने पीने में लगाता है, उसके पास टाइम कितना बचा? और वही बच्चा 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा? नहीं। एज अ एजुकेटर, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बच्चे के सही मार्क को किस तरह से पोर्ट्रे करते हो। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके सर, जो बच्चे थोड़ा सा वीक रह जाते हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। कभी कभी बच्चों को ये बोलते हुए सुना गया है कि तुम लोग नहीं समझ पाओगे, तुम्हें नहीं पता मेरे पे क्या बीत रही है, या बच्चा थोड़ा ऐसे ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करना है? पहले ये देखो कि बच्चों के अंदर एंजाइटी क्यों है। हम्म, क्योंकि जब बच्चे को गोस्ट किया जाता है, तब उसके अंदर एंजाइटी आती है, इग्नोरेंस होता है, तब फिर बच्चा डिप्रेस्ड होता है, और तब बच्चे की जो साइकोलॉजी है ना, वो धीरे धीरे चेंज होती है। हमारी सिस्टम हमने ऐसी बनाई है, हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है कि बच्चे का जो सही लेवल के ऊपर जो मापदंड जो है ना, वो लोग निकालने का तरीका सिर्फ मार्क्स है। तो सर वही बात आ गई, क्या केवल स्कोर और वो मार्क्स जो मिलते हैं क्लास में, या वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नंबर ला रहे हैं, वही एक पैरामीटर है बच्चों की सफलता को चेक करने का? वो तो सोसाइटी ने बना के रखा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है। हम्म, आप मेरे पास वो बच्चा ले आओ कि जो 1 to 8 तक कभी भी पास नहीं हुआ, हम्म। आप मेरे साथ 9th स्टैंडर्ड से ट्यूशन में रखो, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ वो फर्स्ट टेस्ट में मैं पास करवा के दी। सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोटा में बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, मैं उन्हें भी इन्वॉल्व करना चाहूंगा। वहां पे ना सर रेस लगी हुई है, बहुत सारे बच्चे जो वहां जाते हैं वो ये बोलते हैं कि एक रेस लगी हुई है कि आपको नंबर 1 आना है, अगर आप नंबर 1 नहीं आ रहे तो यू आर गुड फॉर नथिंग। तो सर वहां पे जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे वो डिप्रेशन की तरफ भी जा रहे हैं। क्या ये सही है कि कुछ नंबर्स के लिए आप एक बच्चे को डिप्रेशन की तरफ पुश कर रहे हो, और वहां पे कल्चर ऐसा बन गया है कि अगर नंबर 1 नहीं आए तो आप बेकार हो?
सर सिर्फ कोटा कोटा नहीं सर, इंडिया की गली गली में ये सिस्टम है। और बट ये दुर्भाग्य है हमारा, एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है सर। और एज ए एजुकेटर और आपका इंस्टीट्यूट है, तो आप दैट इज अप टू यू कि आप वो एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से मॉडिफाई करते हो और किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हो। ओके। और बच्चों के साथ क्या कभी आपने ऐसा प्यार से बर्ताव किया? अगर उसको नहीं आ रहा है तो उसको मोटिवेट करने का ट्राई किया? नहीं। सर मैं आपको कोटा की बात बता देता हूँ, वहाँ पे तो ये है ही नहीं कल्चर। वहाँ पे तो वो पहले दिन ही ये देख लेते हैं कि इस बैच में वो कौन से 5 लोग हैं जिनका फोटो मैं एडवर्टाइजमेंट में यूज कर। सर वो तो धंधा करने के लिए, उनको तो सिर्फ क्या चाहिए कि 5 बच्चे चाहिए जो अच्छे मार्क्स लाए। पूरी टीम वो 5 बच्चों के ऊपर फोकस करेगी। उनके वहां पे बाकी के 5,000 10,000 बच्चों के ऊपर कोई फोकस नहीं करेगा। वो तो बस ऐसे ही है कि जो आपके घर की दाल रोटी चलाते हैं उसके लिए आपको उनको पढ़ाना है, और एज अ बिजनेस की तरह ये इंडस्ट्री को रन किया जाता है। फिर सर इतने लोग कोटा की तरफ भाग क्यों रहे हैं जब सबको पता है सच्चाई? सर सच्चाई सबको पता है, बट वही पेरेंट पेरेंट का जो एक्सपेक्टेशंस है ना, पेरेंट्स के जो ड्रीम है, वो ड्रीम पेरेंट्स देख के वहां पे जाते हैं एक अच्छी होप लेके कि वहां पे अब उनके बच्चे को अच्छा पढ़ाया जाएगा, और उनके जो अधूरे ड्रीम्स है, सपने हैं, वो अपने बच्चों में देखते हैं और वो बच्चे सपने अचीव करेंगे। ये बात वहां पे आके अटकती है कि पेरेंट्स सही डिसीजन ले कि पेरेंट्स को वो इंस्टीट्यूट में जाना है या नहीं जाना है। एज अ इंस्टीट्यूट वो लोग कुछ भी मार्केटिंग करे, बट अवेयरनेस तो आपके अंदर होनी चाहिए। आज कोई इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में ऐड कर रहा है, पूरे इंडिया से उनके 50 बच्चे 30 बच्चे आईआईटी पे पहुंचे, बट क्या आपने वो देखा कि उनके वहां पे 10,000 बच्चे पढ़ते हैं? आप परसेंटेज निकाल दो कितने परसेंट बच्चे हैं। आप वो मत देखो कि कितने बच्चे को आईआईटी में पहुंचाया, आप वो देखो कि वहां की सिस्टम क्या है, वहां के एजुकेटर कैसे हैं, वहां पे आपके बच्चे कंफर्ट जोन में है या नहीं है, आपके बच्चे को एजुकेशन के अलावा क्या क्या चीज मिलती है। ये सारे पैरामीटर्स होते हैं बिफोर सिलेक्शन ऑफ एनी इंस्टीट्यूट। सर आप क्या प्रेफर करोगे, एक बहुत बड़ा हॉल जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ये छोटा क्लासरूम जिसमें लिमिटेड बच्चे बैठे हैं? वो तो बच्चों के माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, और पेरेंट्स का माइंडसेट क्या है। अगर पेरेंट कॉन्फिडेंट है कि अब उनका बच्चा बड़ी सी क्लास में जहाँ पे 80-90 बच्चे हैं, वहां पे पढ़ के अगर रिजल्ट ला सकता है तो उनको वहां भेजना चाहिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को पर्सनल अटेंशन की जरूरत है, उसको स्मॉल बैचेस में पढ़ाना है, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे वो वन ऑन वन डाउट डिफिकल्टी सॉल्व कर सके, तो उनको वहां पे कम बैचेस वाले कम स्टूडेंट वाले बैचेस में जाना चाहिए। अटेंशन टू डिटेल फोकस या करनी चाहिए। या अटेंशन टू डिटेल या राइट। सर ये देखा गया है कि कोचिंग सेंटर आज की तारीख में लग्जरी ब्रांड बनते जा रहे हैं, हर तरफ चकाचौंध और चीजें दिखाना। क्या ये सही है सर कि अमीर का आदमी ही कोचिंग में जाएगा और जो गरीब है बेचारा, पैसे नहीं है, वो इधर उधर ट्यूशन में अपना काम चलाएगा? उसके लिए मैन ऑन मिशन है ना। राइट राइट। हम लोग, हमारी एक मुहिम है आश एजुकेशन में, वहां पे हम ऐसे बच्चे को पढ़ाते हैं कि जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो बच्चे की कोई अलग से बैच नहीं होती है। वो बच्चा वही बैच में बैठा हुआ होता है जहां पे जो पूरी फीस दे के बच्चे पढ़ते हैं ना, वही फीस में वो बच्चा पढ़ता है, बट उसकी जो फीस है वो हम बहुत मिनिमम लेते हैं, सिर्फ 5,000 रुपीज। और ये क्या है, मतलब ये सेम वही कोचिंग होती? सेम कोचिंग है, सेम एजुकेटर है, सेम बैच है, किसी को पता भी नहीं चलता उसके अंदर वही बच्चा बैठा है कि जो एक अफोर्ड नहीं कर सकता वो बच्चा है। ताकि बच्चे का सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन रखना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बच्चे को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उसके पापा के पास पैसे नहीं है, बट एज ए एजुकेटर दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बच्चे तक मैं सही एजुकेशन पहुंचाऊं। सर इससे मुझे एक मतलब आपसे सवाल पूछना था, ये मेरा पर्सनल है, हाँ बोलिए। कि क्या कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा बहुत अच्छा हैप्पी मोमेंट है जहाँ पे आपको लगा हो कि मैंने ये काम करके इन्हें गलत प्रूफ कर दिया? सर हर मोमेंट हैप्पी है और हर मोमेंट चैलेंजिंग भी है, ओके। क्योंकि अगर बच्चे का रिजल्ट लाओ तो वो टीचर बहुत महान है, हाँ। और अगर बच्चे का रिजल्ट नहीं आया तो वही टीचर खराब है। करेक्ट सर। सर टीचर का रिस्पेक्ट होना ना, वो सोसाइटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर एक टीचर एक जैसा नहीं होता, हर एक टीचर एक फैक्ट्री खोल के नहीं बैठा पैसे कमाने की, बट लोगों के परसेप्शंस ऐसे हो गए हैं कि टीचर इज इक्वल्स टू पैसे कमाने का मशीन। राइट। बट आप जो टीचर के पास पढ़ रहे हो ना, वो टीचर आपके पास से पैसा क्यों ले रहा है? वो टीचर को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए, आपके बच्चे को फैसिलिटी देने के लिए, आपके बच्चे को एसी क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, वो एजुकेशन देने के लिए, वो मॉड्यूल देने के लिए, वो मटेरियल देने के लिए, वो कंटेंट देने के लिए पैसे लेने पड़ते हैं। मैं रेडी हूं पढ़ाने के लिए, आ जाओ पंखे के अंदर,
आ जाओ, सिर्फ एक कमरा है उसके अंदर पढ़ने के लिए, वही चॉक बोर्ड पे। बट आजकल की एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर बच्चे को वो लेवल का एजुकेशन देना है जहाँ पे बच्चा अच्छे से सीख पा रहा है, तो बच्चे को फैसिलिटीज देना पड़ेगा, और वो फैसिलिटीज के लिए बच्चों से पैसे लेने पड़ेंगे। और फिर वो पैसे लेने के बाद बच्चों ने जो आपको पैसा दिया है उसका 10 गुना रिटर्न आप उसको कैसे रिजल्ट में कन्वर्ट करके देते हो, एज ए एजुकेटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई ऐसी कहानी है आपके पास या ऐसा कोई मोमेंट जहाँ पे आपने ऐसा किया हो? रिसेंटली सर यही साल का मोमेंट है। मेरे पास एक स्कूल का बच्चा है जो मेरे साथ 8th में पढ़ा, मेरे साथ 9th में पढ़ा, मेरे साथ 10th में पढ़ा, और मेरे ही इंस्टीट्यूट से है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे वहां पे एडमिशन लेने के बाद भी वो प्रीलिम एग्जाम में फेल हुआ। ओ, 3 साल पढ़ने के बाद वो प्रिलिमिनरी एग्जाम में फेल हुआ। उसके पेरेंट्स को मैंने सामने से बुलाया मिलने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाली थी। 1 महीने के आसपास बोर्ड एग्जाम थी, 1 महीने के बाद। तो मैंने बोला कि आप मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आए? तो तब पेरेंट्स ने मुझे बहुत सीधा बोला कि सर उसमें आपकी क्या गलती है? गलती तो मेरे बच्चे की है, वो पढ़ता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे उसमें? मैंने बोला नहीं, वो गलती आपके बच्चे की हो सकती है, मेरे स्टूडेंट की नहीं। ओके। एज ए एजुकेटर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं बच्चों को कैसे पास करवाऊं। सर 1 महीना उसको मैंने वो एजुकेशन प्रोवाइड करी, उसके ऊपर मैंने वो फोकस लगाया कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट से पहले वो मीटिंग के अंदर उसके पेरेंट आए, और बच्चे के सामने पेरेंट्स मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि सर मुझे तो पता है कि मेरा बच्चा पास नहीं होने वाला, आप चाहे कुछ भी कर लो। तब मैंने उनको बोला और मैंने चैलेंज किया था, ये आपके बेटा ना सिर्फ पास होगा, वो अच्छा स्कोर के साथ पास होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। एंड सर बाय ग्रेस ऑफ गॉड जब रिजल्ट आया तब वो बच्चा 72% से पास हुआ, जो बच्चा प्रिलिमिनरी एग्जाम में फेल था 1 महीने पहले। क्या बात है सर, क्या बात है, वेरी गुड। और सर सरप्राइज बात यह है कि जब रिजल्ट आया उसके बाद उसके पेरेंट्स जब मुझे मिलने के लिए आए, तब लिटरली बच्चा खुश था और पेरेंट्स रो रहे थे। और वो खुशी के आंसू थे उनके। और जब हमें पता चला कि वो 1 to 7 स्टैंडर्ड में भी कभी पास नहीं हुआ है, या पास हुआ है तो वो टीचर जो एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं उससे पास हुआ है, जो एडिशनल मार्क्स होता है जो हमारी सिस्टम ने रखे हुए हैं उससे पास होता है। बट समझो कि वही बच्चा था, हाँ। वही सर थे राइट। जिसके साथ वो फेल हो चुका था। हाँ। बट वो 1 महीने के अंदर मैंने क्या किया पता है सर मैन ऑन मिशन का जादू है। सर? ये जादू तो है, बट ये जादू क्या है कि मैं समझता हूँ बच्चे के साथ अगर काम करना है तो उसके साइकोलॉजी के ऊपर काम करो, अच्छा। उसके माइंडसेट के ऊपर काम करो, और उसको पर्सनल अटेंशन देके काम करो। ये 3 चीज आपने कर ली ना, कोई भी बच्चा कामयाब बनेगा। दैट्स माय प्रॉमिस। फिर मुझे आप एक चीज बताइए, आप जैसे इतने सारे बच्चों को, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात से, केवल आप एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रहे हो, बच्चे की साइकोलॉजी पे भी आप काम कर रहे हो, राइट? सर मुझे ऐसी कोई भी 3 लाइनें बताइए या 3 ऐसे कोई डायलॉग बताइए जो आप हर बच्चे से बोलते हैं। पहला, मुझे तेरे पे भरोसा है। ओके। दूसरा, तू खुद कुछ भी कर सकता है। और तीसरा, कुछ भी गलत हो गया ना, चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। क्या बात है सर, क्या बात है। ये 3 चीज अगर आपने अपने बच्चों को बोल दिया ना एज ए एजुकेटर, सर बच्चा आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, मैं डंके की चोट के साथ बोल सकता हूँ, उससे भी ज्यादा आउटकम निकाल के देगा। सर जो लास्ट वाला आपकी लाइन थी ना कि तू चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ, अगर ये वाली बातें पेरेंट्स की तरफ से भी आने लगी ना, तो बच्चे के ऊपर प्रेशर खत्म ही हो जाएगा। सर वही तो बात है ना कि प्रेशर, समझो प्रॉब्लम कहाँ होता है कि स्ट्रेस कब बढ़ता है, प्रेशर की वजह से तो बढ़ता है। राइट सर। जैसे मैंने आपको आगे बताया, एक सिंपल सा एग्जांपल है, स्प्रिंग को आप दबाओ, प्रेशर बिल्ड हुआ, हाथ ले लो, स्प्रिंग जंप करेगी। तो स्ट्रेस भी ऐसा ही है, आपको उसको दबाना ही नहीं है, आप जस्ट गो विद द फ्लो। और हर बच्चा एक यूनिक स्ट्रेंथ के साथ पैदा हुआ है, बट सिर्फ और सिर्फ वो स्ट्रेंथ को बाहर निकालना है, वो स्ट्रेंथ के ऊपर हमें काम करना है, और वो आउटकम आए तब तक उसके साथ खड़ा रहना है एज अ बॉल। कुछ भी हो जाए, बच्चे से कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि अब तेरे से नहीं होगा। बस ये मेरी लाइफ का मोटो है। सब पेरेंट अपने बच्चों के फेलियर को कैसे हैंडल करें? सर वो बच्चों का फेलियर होता नहीं है, वो एक्चुअली में पेरेंट का फेलियर है। क्योंकि पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो वहां पे फेल हो जाती है, तब जाके बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्ड करते हैं वो। और पेरेंट की सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है, मैंने जो देखा है अभी तक के मेरे इतने कार्यकाल के अंदर, कि पेरेंट जो होते हैं ना, वो अपने अधूरे सपने अपने बच्चों के अंदर पूरा करने के प्रेशर के अंदर रहते हैं। राइट सर। एक्चुअली में वो नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चे के अंदर अलग कैपेबिलिटी है,
और वो कैपेबिलिटी के उस हिसाब से उनको अपने बच्चों के अंदर सपोर्ट सिस्टम किस तरह से मैक्सिमम क्रिएट कर सकते हैं ना, उस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। रिजल्ट बाय प्रोडक्ट हो जाएगा सर। और अगर मैं आपको एक सच बात बताऊं, पेरेंटिंग 1.0 मतलब कि पहले के टाइम पे पेरेंटिंग ऐसी थी कि पेरेंट्स ऐसा बोलते थे कि आपको मार्क्स लाना है। ओके। मार्क्स क्यों नहीं लाए, चलो आप मार्क्स ला के दिखाओ। हम्म। बट एक्चुअली में पेरेंटिंग 2.0 कैसी होनी चाहिए, चलिए आइए बेटा बैठते हैं और बात करते हैं थोड़ी। अब ये जो पेरेंटिंग 2.0 में जो पेरेंट्स काम नहीं करेंगे ना, उनके बच्चे लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस में ही रहेंगे, और स्ट्रेस की वजह से वो रिजल्ट के अंदर वो आउटकम नहीं ला पाएंगे जो पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस है, और वहां पे जाके बच्चे फेलियर की तरफ जाएंगे। तो अब आप मुझे बताइए, फेलियर किसका है, बच्चे का कि पेरेंट का? सर पेरेंट का ही है, क्योंकि वो बात से पहले डंडा तैयार रखते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मैंने बोला ना, पेरेंटिंग 2.0 करो, बच्चा रिजल्ट अपने आप प्रोड्यूस करेगा। दैट्स माय प्रॉमिस। राइट राइट राइट। सर एक और मेरे मन में सवाल है। बोलिए। जनजी क्राउड है आज की तारीख में, और ये बहुत लोगों ने बोला भी है कि बच्चे ना एडमिशन लेते हैं क्राउड देख के। अगर बैच में अच्छे बच्चे हैं, मेरे टाइप के बच्चे हैं, तो मैं ये वाला कोचिंग ज्वाइन करूंगा। अगर इस वाले कोचिंग में मेरी तरह का क्राउड नहीं है तो मैं यहाँ पे एडमिशन नहीं लूंगा। ऐसा हो रहा है सर? सर बिल्कुल हो रहा है, और शायद इसी की वजह से मेरे वहाँ पे शायद 10-15% जो एडमिशन में मुझे दिक्कत होती है ना एडमिशन के लिए, हाँ। वहाँ पे होती है। ओके। क्योंकि हमारे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं कि जो अपने लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हैं, ओके। जो अपने गोल की ओर पहुंचना चाहते हैं, और जो एजुकेशन के अंदर अलाइन रहना चाहते हैं। घूमने फिरने वाले बच्चे मेरे वहाँ सेट ही नहीं होंगे सर। सर एक और सवाल है। जैसे आपने तो बहुत टाइम हो गया आपको पढ़ाते हुए, तो पिछले 5 साल या 10 साल में जैसे बच्चे अब नई जनरेशन के आ गए, पढ़ाने का मेथड भी चेंज हुआ है क्या, या सिर्फ बच्चे ही चेंज हुए? सर हर साल पढ़ाने का मेथड चेंज हुआ है। हर साल? हर साल। कैसे? सर हमारी सक्सेस का राज तो यही है। क्यों मैन ऑन मिशन के पास, क्यों एसिन राइजिंग स्टार के अंदर बच्चे का रिजल्ट टॉप पे ही आता है। कितने बच्चे टॉप हुए सर? सर इस साल 80 प्लस, अराउंड कुछ 180 प्लस बच्चे 80 प्लस मार्क लेके आए हैं मैथ्स और साइंस। क्या आप बात कर रहे हो सर? मुझे आपका रिजल्ट पता है, पर मैंने मतलब टॉप ऑफ द लाइन देखी थी, मुझे इतना नंबर नहीं पता था। नंबर तो सर मुंह पे है, क्योंकि बाय ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा नंबर अचीव हुआ है कि जो पिछले 11 साल में शायद मेरा सपना भी नहीं था। सर तुक्का तो नहीं लगा? बिल्कुल, मेरे सारे कॉम्पिटिटर यही बोल रहे हैं। अच्छा। पर आपको जान के आश्चर्य होगा, वो पिछले 4 साल से यही बोल रहे हैं कि तुक्का लग रहा है। सर तुक्का तो एक बार हो सकता है, हर बार तुक्का नहीं हो सकता। राइट। और आप भगवान को प्रे करो कि ये तुक्का हर साल लगे, और हर साल अहमदाबाद के बच्चे ऐसा टॉप रिजल्ट हमारे इंस्टीट्यूट से निकाल सके। ग्रेट ग्रेट। सर एक सवाल और है, ये पब्लिक का सवाल है बोलिए। कि जिस तरह खान सर बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, क्या बाकी कोचिंग सेंटर फ्री नहीं पढ़ा सकते? सर खान सर कहाँ फ्री में पढ़ा रहे हैं? मतलब कम फीस ले रहे हैं, वही बात। सर बस यहाँ पे ही तो पॉइंट है, कम फीस लेना, फ्री में पढ़ाना और फीस लेना। दिस इज ऑल अबाउट द फैसिलिटी। ओके। कि बच्चे को कौन से लेवल का समझ में आता है, बच्चे का माइंडसेट क्या है। अगर बच्चा घर बैठ के पढ़ सकता है तो आप यूट्यूब पे पढ़ा लो, सिंपल सा आप पूरे साल का रिचार्ज करवा लो, 2-3 हजार रुपए का रिचार्ज होता है पोस्टपेड या प्रीपेड में, ठीक है, आप पढ़ा लो। बच्चा घर पे फोन पे पढ़ सकता है। बच्चे ऐसे भी है बिना ट्यूशन भी टॉप स्कोर करते हैं और टॉप लेवल तक पहुंचते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छा एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही मिलता है। अगर बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है तो बच्चे को ट्यूशन रखवाने की जरूरत ही नहीं है, कोचिंग में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर बच्चा खुद से पढ़ सकता है उसको खुद से पढ़ाओ। सेल्फ लर्निंग से आईआईटी निकाल सकता है सर? बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, सेल्फ लर्निंग से आईआईटी निकाल सकता है। यही सब हमारे ही पहचान के अंदर, हमारे ही फैमिली फ्रेंड में एक बच्चा है कि जो बहुत अच्छा स्कोर किया, जिसने 96% लाए वो 12th के अंदर, और उसके बाद मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं दूंगा, 11th में पहले वो बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो सबको पता है, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, वहां पे जाता था, बट वो वहां के सिस्टम में सेट नहीं हुआ। उसने सेल्फ लर्निंग किया और आज वो हमारे वहां पे पीडीपीयू कॉलेज के अंदर उसने एडमिशन लिया। ओह अच्छा, वेरी गुड। वो आईआईटी नहीं कर पाया, बट उसको आईआईटी में जाना नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। समझो, हाँ। बच्चों के ऊपर कभी भी प्रेशर मत डालो कि तुझे आईआईटी में जाना है। पहले बच्चों को पूछो कि उसको कौन सी कॉलेज में जाना है
और फिर वो चेक करो क्या वो कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ JEE की एग्जाम देने से ही एडमिशन मिलता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं कि उसकी खुद की एग्जाम्स होती हैं, या तो वो आपके जो स्टेट बोर्ड की एग्जाम है या गुडसेट की एग्जाम है उसके ऊपर मेरिट बनता है और उसके बेसिस के ऊपर भी एडमिशन ले सकते हैं। राइट, वेरी गुड। ये तो तो बड़ा हर बच्चे को रेस में नहीं लगना है हाँ IIT की। राइट पहले वो तो जानो कि बच्चे को क्या करना है। राइट। हम अपने सेगमेंट पे ना पब्लिक के सवाल मानते हैं। मेरे पास एक सवाल है, मैं आपसे पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए। सर, ये लोगों ने सवाल पूछा है कि रिसेंटली हमने देखा कि कोटा में एक ही बच्चे का चेहरा अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग कोचिंग सेंटर ने डाल दिया। चलो, ये तो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, हर साल होती है। लेकिन सर, वो एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि ये हर साल बच्चों के रिजल्ट को ऐसे ढिंडोरा पीट के, पब्लिसाइज करके, एंटरटेनमेंट की तरह इसे पेश करके, हर मतलब ऐसे दिवाली जैसा माहौल बना के ये सारी चीजें पेश करनी जरूरी है क्या? सर बिल्कुल जरूरी है। अच्छा। बट आपने जो बोला ना कि वो एक ही लड़के का फोटो 4 अलग-अलग इंस्टीट्यूट में होता है, ये तो बहुत नॉर्मल है। अब पेरेंट्स की आँखें खुल गई है सर। पेरेंट्स अलर्ट हो गए हैं। मेरे साथ वो कैटेगरी के पेरेंट्स हैं कि जो लोगों को पता चल गया है कि ये जो ढिंढोरा पीटने वाले जो लोग हैं ना, वो सारे लोग एक जैसे नहीं होते। और मेरा ऐसा मानना है सर कि टीचर का हक बनता है ये ढिंढोरा पीटना, क्योंकि टीचर के लिए सही दिवाली वो ही होती है जब बच्चे का रिजल्ट आता है, क्योंकि वो टीचर पूरे साल दिन रात एक करके वो बच्चे का सपना साकार करने में मेहनत करता है और फिर रिजल्ट के दिन ढिंढोरा पीटता है। और फिर वो लोगों को शोबाजी लगे, एंटरटेनमेंट लगे, ढिंढोरा लगे, वो तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। बट टीचर के लिए सही त्योहार और सही दिवाली वही दिन होती है जब बच्चे का रिजल्ट आता है। साल में एक दिन सेलिब्रेट करना बनता है। बिल्कुल बनता है। ग्रेट सर। तो आप भी सेलिब्रेशन कंटिन्यू रखेंगे? बिल्कुल, मैं तो कंटिन्यू रखूँगा और मैं भगवान को प्रे करूँगा और मेरे व्यूअर्स और पेरेंट्स से मैं आशीर्वाद लूँगा और स्टूडेंट का मैं सपोर्ट और साथ माँगूँगा ओपनली सबके सामने कि अभी तक आपने जितना भी सपोर्ट मुझे किया है ना, बस वो सपोर्ट करते जाओ। आपका करियर, आपका ग्रोथ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स इट। सर, अगले साल भी यही तुक्का लगा लोगे? सर फिर भी आप अभी वही कॉम्पिटिटर वाली बात कर रहे हो। जी बिल्कुल, वो तुक्का लगाएँगे क्योंकि 4 साल से लोगों को जो तुक्का लग रहा है, वो अभी हमारी हैबिट बन चुकी है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सर, आप हमारे व्यूअर्स को एंड में क्या सलाह देना चाहते हो? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से देख रहे हैं। तो एज अ एजुकेटर, कोचिंग सेंटर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरे कोचिंग डिपार्टमेंट या पूरे फैटर्निटी की तरफ से आपको बच्चों से क्या बोलना है? मैं बच्चों और पेरेंट्स से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए आप आपका माइंडसेट को चेंज कीजिए। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट एक जैसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं कि जो आपकी सही में मदद करने के लिए बैठे हैं। स्कूल को रिस्पेक्ट कीजिए, स्कूल के सर टीचर को रिस्पेक्ट कीजिए और जहाँ से भी नॉलेज मिले ना, वहाँ से मैक्सिमम नॉलेज को गेन कीजिए, क्योंकि हर जगह से आपको नॉलेज मिलेगा। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको यहाँ से नॉलेज मिला। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे चले जाओ, तो आपको वहाँ से नॉलेज मिलेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। तो यहाँ पे पेरेंट को भी थोड़ा पेरेंटिंग में के अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। स्टूडेंट अपने बच्चे की नीड के हिसाब से उनको पेरेंटिंग करनी चाहिए और एजुकेटर को पढ़ाना चाहिए। और स्टूडेंट, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके सामने जो है ना, आपके बाजू में, आपके घर के अंदर वो भगवान है। आप मंदिर में नहीं जाओगे ना तो चलेगा, बट अगर आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी ना, पूरी जिंदगी पछतावा होगा। ये मेरा आपको कटु वचन है और ये लाइन आपको तभी याद आएगी जब आप लाइफ में फंस जाओगे तब। सो फंसने से पहले अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो। वो जो बोल रहे हैं वो आपके फेवर में बोल रहे हैं, वो चीज को समझो। और आपके एजुकेटर मतलब कि आपके जो टीचर है वो आपके लिए ही काम कर रहे हैं। टीचर कभी भी खराब नहीं सोचते हैं स्टूडेंट का। वो स्टूडेंट को यकीन कर लेना चाहिए। जब टीचर बोलता है ना, तब स्टूडेंट के लिए ही बोलता है। टीचर को तो कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि मैंने मेरे 12 साल की हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स चले गए, बट वही स्टूडेंट्स हमें याद रखते हैं जो स्टूडेंट्स को हमने सबसे ज्यादा डांटा था, क्योंकि वही स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर डेफिनेटली सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं। वेल सेड सर, वेल सेड। तो बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आज आपसे बात करके बहुत सारे मिथ और बहुत सारे ऐसे जो
स्मोक इन अ क्लाउड होता है ना, वो क्लियर हुआ। एंड मैं यही बोलना चाहूँगा अपने सारे व्यूअर्स को, कोचिंग सेंटर आर फॉर योर अपलिफ्टमेंट। आप अगर कोचिंग ज्वाइन करते हो तो अपने गोल को कम टाइम में अचीव कर लेते हो और सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाते हो। एंड जितने भी इल्जाम थे उनका आपने बहुत बेपाक तरीके से, एकदम ओपन हार्टेड आपने जवाब दिया। मुझे आपके जवाब भी पसंद आए सर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह ग्रो करते रहे। आपका एसएम राइजिंग स्टार, आपकी एकेडमी, आपका कोचिंग और डेवलप करे और आप बहुत सारे बच्चों के करियर बनाओ। तो ये थे मेरे साथ एसएम राइजिंग स्टार के मैन ऑन मिशन AR कंसारा जी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। तो ओके प्रेनिक पावर बाय एसएम राइजिंग स्टार से हम लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में कुछ और नया सीखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।